सुर्खियों में। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल के साप्ताहिक कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। आज का कार्यक्रम केंद्रित है पोषण पखवाड़ा पर। विषय है कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार का संकल्प। श्रोताओं, हर बच्चे को जीवन की स्वस्थ शुरुआत का हक है। उसी तरह हर माँ को उचित पोषण का भी अधिकार है और हर परिवार को भी पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी लाखों लोगों के लिए कुपोषण एक संकट बना हुआ है, जो न केवल लोगों को बल्कि देश के भविष्य को भी प्रभावित करता है। इसे बदलने की जरूरत महसूस करते हुए केंद्र सरकार ने 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत की थी। इसका मकसद समग्र दृष्टिकोण के जरिए महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है। इसकी प्रमुख पहलों में से एक पोषण पखवाड़ा कुपोषण को दूर करने में, जागरूकता बढ़ाने में और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली मंच के रूप में उभरा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पोषण पखवाड़ा एक वार्षिक पोषण जागरूकता अभियान महज एक अभियान नहीं है। यह अहम मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए एक आह्वान है। इस वर्ष पोषण पखवाड़े का 7वां संस्करण 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। मातृ और शिशु पोषण, लाभार्थियों के लिए डिजिटल पहुंच और बाल्यावस्था में मोटापे से निपटने जैसे इन विषयों पर केंद्रित पोषण पखवाड़े का यह संस्करण पोषण संबंधी कल्याण को बढ़ाने के लिए परिणाम आधारित उपायों पर केंद्रित है। आज इस विषय पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव। आप वरिष्ठ पोषण विशेषज्ञ हैं, क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। पिछले 20 वर्षों से आप क्लिनिकल डाइटिशियन की तरह कई अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हजेला अस्पताल में, शारदा अस्पताल में और क्लिनिकल डाइटिशियन की तरह ही पीपल्स हाईटेक स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल और मनीषा हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। साथ ही आप कंसल्टेंट डाइटिशियन हैं कंपोजिट रीजनल सेंटर भोपाल में। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट की तरह भी आप काम कर रही हैं। आपने मध्य प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी टीटी नगर स्टेडियम में 8 वर्ष तक सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर की तरह अपनी सेवाएं दी। साथ ही आप कमेटी मेंबर हैं इंडियन एसोसिएशन मध्य प्रदेश चैप्टर की पिछले 8 वर्ष से और वाइस प्रेसिडेंट हैं आईपेन भोपाल चैप्टर की। स्वागत है आपका डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव जी। नमस्कार मैम। पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी कि इस वर्ष का पोषण पखवाड़ा जिन विषयों पर फोकस करता है उनके बारे में आप विस्तार से जानकारी कुछ दे सकें। केंद्र सरकार ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है उसके अंतर्गत उन्होंने कुपोषण पर ज़्यादा जोर देने की बात की है। तो वो कुपोषण हम जो देखते हैं सबसे ज़्यादा बच्चों में और महिलाओं में। तो बच्चों की बात करें तो उनके लिए जो प्रथम 1000 दिन है वो बहुत ज़रूरी है। तो उस पर कुपोषण किस तरह से हम दूर किया जा सकता है, इस पर हमें उन्हें चर्चा करने के लिए बोला गया है। तो हम इसके अंतर्गत मैं ये बोलना चाहूँगी कि 1000 दिन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो होता है वो शिशुओं में रहता है। अगर बच्चा बचपन से ही अगर कुपोषित होगा या उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगा तो डेफिनेटली आगे भी उसको कई बीमारियां हो सकती हैं और कुपोषण उसे घेर सकता है, कुपोषण उसको हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि डाइट और न्यूट्रिशन पर अपना ज़्यादा ध्यान दें कि बच्चे को, प्रत्येक माँ को हमें एजुकेट करने की आवश्यकता है। हर माँ अपने शिशु को जब एक अपना दूध पिलाएगी, अपना स्तनपान पूरा 6 महीने तक करेगी, साथ ही साथ वीनिंग फूड्स जिसे बोलते हैं आफ्टर 6 मंथ्स के बाद बात करें तो उनको एक पूरक आहार के रूप में सभी चीज़ें जो घर की बनी हुई चीज़ें हैं, दाल, सब्जियां और फलों का रस, इस सब से अपना डाइट स्टार्ट करके अगर बच्चे को दिया जाए तो 2 से 3 साल तक के बच्चों को हम एक बैलेंस डाइट के रूप में स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्रथम जो 1000 जो दिन है वो बच्चे के मानसिक विकास के लिए, और क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्रेन डेवलपमेंट 0 to 5 ईयर्स के बीच में होता है, तो डेफिनेटली उनको फॉलिक एसिड और आयरन की आवश्यकता अधिक होती है और डेफिनेटली उनको न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट भी इसी एज में सबसे ज़्यादा होता है। अगर इस एज में हमें प्रॉपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स न मिले और प्रॉपर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स न मिले तो डेफिनेटली बच्चों पर कुपोषण के घेरे में आ सकते हैं।
1000 दिन एक बच्चे के जीवन में पहले 1000 दिन क्यों मायने रखते हैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। रश्मि जी, हम यह जानना चाहेंगे, स्वस्थ जीवन शैली के जरिए बचपन में मोटापे से लड़ना भी इस बार का अभियान का एक विषय है और एक अहम कड़ी भी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के डेट में ओबेसिटी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। ये ओबेसिटी जो है कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये सिर्फ बीमारी नहीं कहा जाएगा, इट इज़ ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो बच्चों की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के कारण आ रहा है। और इसका जो परिणाम है, क्योंकि पहले हम एक आपने देखा होगा कि बच्चे जो है बाहर खेलते थे, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले गर्मी की छुट्टियां लगी नहीं तो बच्चे बाहर ही खेलते रहते थे। आजकल के बच्चों को मैदान पर नहीं, ग्राउंड पर नहीं, सिर्फ उन्हें घरों में खेलना है, मोबाइल पर खेलना है, टीवी, गैजेट्स, कंप्यूटर, इसमें अपना वो समय ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं। तो वहाँ क्या हो रहा है कि उनका कैलोरी एक्सपेंडिचर कम हो रहा है और वो सिर्फ डे बाय डे वो सिर्फ घर का खाना नहीं खाया, मंगाया ऑनलाइन और वो खा लिया। और किसी से भी कंपनी से बाहर ऑनलाइन उन्हें खाना मंगाया और हाई कैलोरी फूड लिया, हाई इन कैलोरी इनटेक हुआ, बट कैलोरी एक्सपेंडिचर एट द सेम टाइम नहीं हुआ। तो ये कारण धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है और ये है ओबेसिटी का बड़ा रूप ले रहा है। इस पर पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है कि उनका कैलोरी एक्सपेंडिचर कैसे हो, उनको खेल कूद में, व्यायाम में लगाया जाए। कम से कम एक बच्चे को 1-1.5 घंटा तो खेलना आवश्यक है, क्योंकि कैलोरी ले रहे हैं लेकिन उसका एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। साथ ही साथ मैंने देखा आजकल बच्चे जब मार्केट में मिलती हूँ मैं या मॉल्स में देखते हैं तो जस्ट वो एक चिप्स का पैकेट और इस तरह के पैकेज फूड जो आइटम्स लेते हैं वो पैकेट बच्चे पकड़े रहते हैं। तो मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि माताओं को स्पेशली ये ध्यान देना है कि उसका न्यूट्रिशनल लेवल पढ़े, उसमें इतना हिडन सॉल्ट, हिडन सोडियम और हिडन शुगर, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं। इसका असर अभी नहीं पता चलता है, आगे 5-6 साल 10 साल बाद पता चलता है। आपने देखा हो कि आजकल के बच्चा खेलते खेलते गिर गया, एक्सपायर हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, या 20-25 साल में, अब तो कार्डियक अरेस्ट किसी भी एज में आ रहा है। तो यही एक फैक्टर है कि कहीं ना कहीं हम ट्रांस फैट का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे हृदय की गति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल। रश्मि जी, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि उम्र से पहले, बहुत छोटी उम्र में ही, बाल्यावस्था तक में भी कार्डियक अरेस्ट आ रहा है या कुछ बीमारियां ऐसे सुनने में आ रही हैं जो उम्र से पहले हो रही हैं, पहले जो नहीं हुआ करती थी, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कार्डियक अरेस्ट हो या दिल की और भी बीमारियां। तो इनसे बचने के लिए भी पोषण अगर सही लिया जाए तो वो एक अच्छा रोल प्ले करता है उस चीज़ के लिए भी, वो आपसे जानना चाहेंगी। डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो पैदा होते जा रहे हैं, अभी जो थे एशिया में, भारत में जो है डायबिटीज़ के मरीज़ अब हर 10 साल में बढ़ते चले जा रहे हैं, इनका रेशियो बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की बहुत ज़रूरी है कि हम अपना लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अभी अपना रहे हैं, तो उसको हमें थोड़ा सा कम करते हुए थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। और हम किस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम उसको जब हम पोषण पर ध्यान दें तो मैं चाहूँगी कि उसमें गूगल रील्स पर ना ध्यान दें कि वो कुछ भी, कोई भी एक्सपर्ट बना हुआ बैठा हुआ है वहाँ पर, तो कुछ भी जानकारी दे रहे हैं और ये मील्स मत लो, ये रात का खाना मत खाओ, या इस तरह के जो मिथ्स हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक प्रॉपर आप देखिए कि जो हम पहले जो हमारे पूर्वज किया करते थे कि पानी पीना, सुबह उठकर नहाना धोना, फिर अपना नाश्ता करना, नाश्ता भी ज़रूर करते थे, दूध वगैरह सब प्रयोग करते थे। तो अपनी डाइट में प्रॉपर मिल्क प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ अनाज में ये नहीं कि खाली आपने ओट्स ले लिया तो बहुत अच्छा हेल्दी डाइट हो गया, आपके कार्बोहाइड्रेट को भी डिवाइड करिए, उसमें सभी तरह के अनाज को प्रॉपर मात्रा में लेना है। बहुत ज़्यादा अति में लेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। और साथ ही साथ जो हमारी भारतीय दालें हैं उनका भी प्रयोग करना है आपको। तो लंच और डिनर में हम पहले भी लोग लेते थे तो वो ज़रूर यूज़ करें और कोशिश करें खड़ी दालों का प्रयोग ज़्यादा करें, जिससे कि आपको प्रचुर मात्रा में अच्छा डाइटरी फाइबर भी मिले और प्रोटीन के साथ साथ और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे, चाहे वो अंकुरित फॉर्म में ले लें, चाहे आप खड़ी दालों के फॉर्म में ले लें, जो पहले हमारे ज़माने में चलता था, पहले के पूर्वज लेते थे। और इस डाइटरी मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा आप ये देखें कि हम पहले जो तला हुआ खाते थे, तो अभी समोसे कचौड़ी जो है, इस तरह के जो बार बार जो तेल गर्म करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं उससे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि वो ट्रांस फैट में उसमें ज़्यादा रहता है। उसकी जगह अगर आप घर की बनी हुई का समोसा भी ले लेंगे तो दैट इज़ ओके, घर की वही नमकीन पूड़ी भी खा लेंगे तो वो भी अच्छा है, क्योंकि उसको हम तेल को बार बार गर्म नहीं कर रहे हैं। जी, मैं वो भी पूछना चाह रही थी। बहुत
मतलब कंफ्यूजन रहता है लोगों को कार्बोहाइड्रेट और फैट में कि फैट जो नुकसानदेह चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट तो आपकी डाइट में होना चाहिए, उसका एक रेशियो ज़रूर अंतर होता है। वो भी मैं आपसे थोड़ी सी रेशियो ये है कि अगर हम कैलोरी देख रहे हैं, अगर भारतीय उसके हिसाब से जाए, महिला के हिसाब से, तो 1600 से 1700 कैलोरी के हिसाब से आपको कम से कम 60% आपका कार्ब्स होना चाहिए, 20% फैट और 20% प्रोटीन। तो अब यहाँ पर लोग उल्टा कर रहे हैं, प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, कार्ब्स कम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी, अगर प्रोटीन आप ले रहे हैं तो उतना आपको कार्ब्स भी लेना होगा, तभी वो प्रोटीन आपकी बॉडी में अवशोषित होगा, एब्जॉर्ब होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं वो किडनी पर नुकसान पहुँचा सकता है। और प्रोटीन के लिए आपको पानी की लेने की भी आवश्यकता है, तो हाइड्रेशन भी बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में। तो कितना पानी का, उसका भी कुछ प्रोपोर्शन रहता है? डेफिनेटली अगर 2 से 3 लीटर आपको लेना ही लेना है। तो वेट के हिसाब से कम 30 to 40 ml पर केजी आपको वेट आपको लेना कैलकुलेट कर सकते हैं हर कोई, उस हिसाब से बच्चे में, बड़े में और सब में अंतर आता जाएगा। जैसा आपका वेट है तो उतना 30 to 40 ml आपको लेना चाहिए। और गर्मी में तो और ज़्यादा, क्योंकि डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हर 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा, चाहे कोई भी बच्चा हो या फिर एडल्ट हो, थोड़ा थोड़ा आपका मील्स में लिक्विड्स और पानी का समावेश होना जरूरी है। डेफिनेटली ठीक, मतलब पानी ज़्यादा भी नहीं हो और बहुत कम भी नहीं हो, वो भी एक प्रोपोर्शन होना चाहिए। वो भी हेल्दी बॉडी के लिए। अगर कार्डियक पेशेंट्स है या किडनी पेशेंट्स है तो उनका कैलकुलेशन अलग हो जाता होगा। मतलब वही गूगल को ही सिर्फ डॉक्टर ना बनाएं, गूगल को जो डॉक्टर हैं उन्हें भी अपना काम करने दें, उन्हीं से सलाह लें तो अच्छा रहेगा। जी, वो हम सब के लिए और उनके लिए अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। जीवन शैली अगर सही रखी जाए तो काफी बीमारी से बचा जा सकता है। और ओबेसिटी भी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, मोस्ट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार के पोषण पखवाड़े में तकनीक और परंपरा के मिश्रण पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? तकनीक और परंपरा, देखिए ट्रेडिशन की बात करें तो जो हमारी भारतीय थाली है, जिसमें सभी चीज़ें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एक संतुलित मात्रा में, संतुलित मतलब संतुलन, भोजन में संतुलन, सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें प्रोटीन ही लेना है, आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन का एक रेशियो, प्रॉपर रेशियो जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और ICMR गाइडलाइन के हिसाब से एक रेशियो दिया गया है, तो वो आपके बैलेंस थाली में होना चाहिए। और साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उसमें होना चाहिए। तो एक हमारी जो भारतीय पारंपरिक थाली है, उसमें दही, चटनी, ये सब भी दिया जाता था। तो हाँ, डेफिनेटली सारे पोषक तत्व होते थे और उसमें पूरा उनको दिया जाता था। भले वो पूड़ी सर्व करे, बट वो पूड़ी भी इतना नुकसान नहीं करती थी उस टाइम। तो अब उसी को पूड़ी को अगर आज के समावेश में देखें तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करने लगे, क्योंकि वहाँ हमारा एक्सपेंडिचर नहीं है। वो जितना पहले खाते थे तो उतना काम भी किया जाता था। तो उसकी बात करें कि अपनी परंपरा से दूर होते जा रहे हैं, तो पारंपरिक थाली को और अपने भारतीय थाली को, भारतीय व्यंजनों को शामिल करें वापस। अपने जो हमने जो बाहर के जो पश्चिमी देशों की जो परंपरा को यूज़ किया है, उसको अपना लिया है, उसी पर हम बिल्कुल 10 साल 15 साल में अपने पूरे बच्चों को भी उसी में लीन कर दिया है। तो वो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर बोलूँगी श्रोताओं को कि उस पर ध्यान दें कि हमें क्या लेना है, क्या उसको माइंडफुल ईटिंग पर ध्यान दें, बच्चे को क्या देना है, हमें क्या खाना है, और घर की बनी हुई चीज़ों को दें, और अपनी भारतीय पारंपरिक थाली व्यंजनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी अगर यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यूट्यूब के ज़रिए जो आपके दादी नानी ये सब बनाती थी, उन आप व्यंजनों को देखें किस तरह से बनाती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप यूज़ करें वहाँ पर और उसी को आप एक न्यूट्रिशियस फूड बना सकती हैं। डेफिनेटली मतलब हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कार जो है वो भी कुपोषण को कम करने में बहुत सहायक हो सकते हैं। समुदाय आधारित जो गंभीर कुपोषण प्रबंधन जो CMAMS प्रोटोकॉल है वो क्या है, और इनसे निपटने के लिए सरकार और हम किस किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? जी, समुदाय आधारित अभी जो बात हो रही है महिलाओं की देखा जाए और बच्चों को देखा जाए, तो 0 to 5 years में बच्चों में डेफिनेटली कुपोषण अभी भी व्याप्त है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। और कई सालों से हमारी सरकार इसके लिए जूझ भी रही है, समस्या है ये, लेकिन कई प्रोग्राम भी कर रही है। तो उनके लिए NRC भी खोले गए हैं, तो जिससे कि बच्चों को वहाँ पर भेजा जाता है। जो अंडरवेट बच्चे हैं और जो कुपोषित बच्चे हैं, तो उनको बैलेंस डाइट के हिसाब से उन्हें वहाँ पर एक पोषण दिया जाता है, उनको न्यूट्रिटिव
वैल्यू के हिसाब से पूरा उनका दिन भर का डाइट प्लान किया जाता है और उस हिसाब से उनका वेट गेन भी होता जाता है। तो अगर कम्युनिटी लेवल पर बात करें तो बच्चों को और प्लस जो टेशन मदर है, प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं हैं, उनको डेफिनेटली न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़्यादा आयरन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। तो उनको भी लोग जो कम्युनिटी लेवल पर कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं और आंगनबाड़ियों में कई जगहों पर न्यूट्रिटिव जो है पोषण युक्त उनको व्यंजन और भोज्य पदार्थ दिए जा रहे हैं, जिससे कि कुपोषण को ये दूर कर सके। ये किस हद तक सफल हो रहे हैं ये अपने अभियान जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं? जो ये अभियान है डेफिनेटली मैम, इसमें तो चाहे वो सरकारी रूप में देखा जाए और प्राइवेट रूप में देखा जाए, चूँकि मैं यहाँ पर भोपाल चैप्टर में हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं, तो इवन ऐसा नहीं कि कभी कभी हम जाते हैं, हम हर महीने कोई ना कोई हम न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। इवन सरकार भी जो कर रही है कहीं ना कहीं वो उन्होंने डेफिनेटली आंगनबाड़ियों में बहुत कई आंगनबाड़ियाँ खोली जिसमें बच्चों को मिड डे मील्स प्रोग्राम वगैरह ने शामिल किया हुआ है। उसके ज़रिए उनको जो हाई प्रोटीन लड्डू हैं और सोया नट्स हैं, इन सबका प्रयोग उनके डाइट में कर रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं को भी वो एक प्रॉपर उनका डाइट प्लान बना हुआ है और उस हिसाब से उनको भोजन भी दिया जा रहा है। इवन उन्होंने जिला अस्पतालों में भी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान के हिसाब से उन्हें एक बैलेंस मील उनको दिया जा रहा है जो उनकी आवश्यकता है। तो इस तरह से सरकार कई कदम उठाती जा रही है और उसको वो भी उसको लागू भी कर रही है। और लेकिन धीरे धीरे उस पर हमें उसको ये है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और होने की आवश्यकता है, तो आगे वो काम चल रहा है। तो रश्मि जी, पोषण शिक्षा या न्यूट्रिशन एजुकेशन जिसे हम कहेंगे, उसको स्कूल करिकुलम में उसका हिस्सा बनाया जाना, ये भी क्या कुपोषण से निपटने का एक अच्छा उपाय हो सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो वहाँ ही अगर हम प्रॉपर शिक्षक अगर वहाँ पर न्यूट्रिशन एजुकेशन दे कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, अगर बच्चों को वहीं से अगर हम प्रोसेस फूड के बारे में बताएं कि किसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और आप जो चीज़ और पास्ता ये सब खा रहे हैं, मैदा जो खा रहे हैं, वो क्या आपके बॉडी के लिए नुकसान कर सकती है आगे, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है उनके बेसिक लेवल पर। तो उनके करिकुलम में कुछ ऐसा चैप्टर्स या कुछ पीरियड ऐसे ऐड किए डेफिनेटली बैलेंस डाइट का चैप्टर अभी भी है बच्चों में, प्राइमरी सेक्शन में भी है और उनको पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी जो आसपास के कम्युनिटी लेवल पर देखा जाए तो जो हाई क्लास फैमिली है वो लोग अभी भी प्रोसेस और पैकेज फूड्स पर ज़्यादा बच्चे यूज टू हो गए हैं। तो वहीं अगर हम फैमिली पर भी इसका ध्यान दें कि पेरेंट्स को भी इसमें शामिल किया जाए और स्कूल लेवल पर भी प्रोग्राम्स रखे जाएं जिसमें पेरेंट्स को न्यूट्रिशन एजुकेशन दे कि आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है। कोई तो डेफिनेटली डाइट काउंसलर्स को, डाइटिशियंस को वो के थ्रू वो वहाँ बता सकते हैं। जी डेफिनेटली। तो एनजीओज, कुछ एनजीओज भी ऐसे हैं जो इन अभियान से जुड़े हैं? एनजीओज कर रही हैं, कई रूप में काम कर रही हैं। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम एनजीओज के साथ काम किया था, तो हम लोगों ने आंगनबाड़ी के अलावा हम लोग ये गर्ल्स हॉस्टल में एडोलेसेंट गर्ल्स पर भी हमने उनको न्यूट्रिशन एजुकेशन दिया है, किस तरह से हम लड़कियां जो है, क्योंकि इस एज में जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको सबसे ज़्यादा आयरन और फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर ग्रोथ में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो अगर उस टाइम अगर ये कुपोषित रहती हैं तो डेफिनेटली आगे प्रेगनेंसी के बाद भी उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही अगर हम उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन एजुकेशन दें तो एक बैलेंस डाइट के हिसाब से वो अपना एक हेल्थ अच्छी मेंटेन कर सकती हैं और आने वाले समय में वो अच्छी माँ और अच्छी डेफिनेटली शी विल बी अ गुड हेल्दी मदर ऑल्सो। डेफिनेटली। आपसे ये और चीज़ जानना चाहेंगे कि सरकारी योजनाएं जैसे ICDS या पोषण ट्रैकर हैं, वो किस तरह से, कितना हद तक सफल हो रहे हैं, और ये इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनका किस तरह से उपयोग किया जा रहा है? जी डेफिनेटली मैम, पोषण ट्रैकर से पता चल जाता है एक तो हाइट, वेट, ये जब डालता है बच्चे का BMI भी अब कैलकुलेट होता है वहाँ पर कि बच्चा अंडर वेट में आ रहा है कि ओवर वेट में आ रहा है कि ओबेसिटी में आ रहा है। तो ये हर आंगनबाड़ी में भी लगे हुए हैं और सरकार कई जगहों संस्थानों में भी, जैसे कि जहाँ पर जैसे SOS है, कई तरह के जहाँ स्पोर्ट्स एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर भी इस तरह की मशीन्स वगैरह का यूज़ होता है। वेइंग मशीन्स है, वहाँ पर BCA मशीन का भी यूज़ कर रही है, जिससे कि उनका एक प्रॉपर लेवल पता चलता है और साथ ही साथ उनका न्यूट्रिशन इंटेक भी पता चलता है कि उसका डेली डाइटरी इंटेक क्या हुआ है। तो उससे आइडिया लगता है कि उसका दिन भर का उसका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही कि नहीं हो रही। तो ये ICDS के माध्यम से कई चीज़ों का इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म को
भी अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा है। और किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी को या डिजिटलाइजेशन को हम यूज़ कर पा रहे हैं? इससे सबको लिंक कर दिया गया है डिजिटलाइजेशन में। सभी आंगनवाड़ी को सबको एक सेंटर बनाया गया है कि ये अगर आशा करता जो है सबको लिया जाता है। इसमें जो NHM वाले हैं डॉक्टर्स, उनको भी इंक्लूड किया जाता है, डाइटिशियंस को इंक्लूड करते हैं। और इसमें ट्रैकिंग किया जाता है कि किस तरह से कौन सा कहाँ पर बच्चा जो है वो कुपोषित है और कहाँ पर वो NRC में अगर वो कुपोषण है तो उसको NRC में एडमिशन दिया गया है कि नहीं गया। वहाँ पर वो बच्चा अगर गया है, एडमिट हुआ है, तो उसको बच्चे का एटलीस्ट 21 डेज़ का उनका प्लान रहता है। तो 21 से 30 डेज़ तक वहाँ बच्चे को रखा जाता है। तो इस तरह से उसका बच्चे का वेट गेन हुआ है कि नहीं होता, ये पूरी जो ट्रैकिंग है ये सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है और सब डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। और लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं उन सबको ये नॉलेज में रहता है। कुछ ऐसी प्रमुख सक्सेस स्टोरीज या ऐसे कुछ केस स्टडीज़ आप हमसे कुछ शेयर करना चाहें हमारे श्रोताओं से? जी मैम, याद है हमें जैसे पिछले साल हम लोगों ने कंपोजिट रीजनल सेंटर में ऑटिस्टिक बच्चे बहुत आते थे और ऑटिस्टिक बच्चों में भी कई उनको डाइट का चेंज मॉडिफिकेशन की आवश्यकता रहती है। तो बच्चे जो है कि उनको कई बार बिहेवियर प्रॉब्लम रहती हैं। तो हमने उसमें उनको बताया कि आप इस तरह का डाइट लेना है जिसमें आपको कोई मतलब थोड़ा सा गेहूं की जगह आप ये चीज़ें शामिल करें और आप मिल्क की जगह ये चीज़ें मतलब लाइक सोया मिल्क है या कैमल मिल्क अगर इस तरह से लेते तो उनका डेफिनेटली चेंज हुआ और उनका फोकस बढ़ा, अटेंशन बढ़ा और उनका जो हाइपर एक्टिविटी है वो भी कम हुई थी। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बिकॉज आज के टाइम में मतलब हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है। वो स्पेशल किसी भी केस में हो, चाहे बिहेवियरल इश्यूज हो, चाहे कोई और हो, चाहे स्लो डेवलपमेंट, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, तो अगर सही जानकारी प्रॉपर टाइम पर मिल जाए तो बहुत उसको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो एक सामान्य नागरिक, खासकर जो आज का युवा है, वो किस प्रकार से पोषण माह में योगदान दे सकता है? पोषण माह के लिए अगर एक आम आदमी की बात करें तो डेफिनेटली सबसे पहले तो वो खुद पर ध्यान दे, पर्सनल हेल्थ पर ध्यान दे कि पहले कैलकुलेट करे, पहले देखे कि मैंने आज ये खाया है तो क्या मैंने ठीक खाया कि नहीं खाया, क्या मेरा बैलेंस डाइट है, बैलेंस का मतलब मेरी डाइट संतुलित है कि नहीं है, क्या मैंने प्रोटीन ही खाया है या मैंने सिर्फ फैट खाया है या कार्बोहाइड्रेट खाया है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मैंने प्रॉपर मात्रा में लिया है कि नहीं लिया, क्या मैंने नाश्ता किया कि नहीं किया, क्या मैंने आज फल खाया कि नहीं खाया। तो एक सेल्फ जो डाइटरी कैलकुलेशन होता है वो खुद भी कर सकते हैं। अगर हर व्यक्ति भारतीय लेवल पर अगर हर भारतीय अपना एक कैलकुलेशन करे कि हाँ मुझे आज मैंने ये खाया है, ये मेरा संतुलित डाइट है, इसके अलावा मैंने बाहर की चीज़ों का सेवन नहीं किया है, तो डेफिनेटली आज एक दिन 30 दिन भी करेगा तो ऑब्वियस है उसको डायबिटीज और हार्ट डिसीज का खतरा डेफिनेटली कम होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़ आपने बताया कि मानसिक बीमारियां भी डाइट कंट्रोल करने से या सही पोषण लेने से संभल सकती हैं और आम आदमी तो बहुत कुछ कर ही सकता है। आपकी बॉडी सेल्स ही न्यूट्रिएंट से बने, अगर वही उसका रेशियो बिगड़ गया तो डेफिनेटली सारा बॉडी का संतुलन बिगड़ सकता है। तो और युवाओं के लिए खास कुछ आप कहना भी चाहें या बच्चों के लिए? भागदौड़ की जिंदगी है, बच्चों को कंपटीशन भी है, बच्चों के लिए भागदौड़ की जिंदगी में कमाना भी है, साथ ही साथ फैमिली की भी सपोर्ट करना है। तो बच्चा जो है एक स्ट्रेस लेवल उनका ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा स्ट्रेस मेंटेन करते हुए थोड़ा अपना डाइट पर ज़्यादा ध्यान दें कि अगर नहीं भी मिल रहा है कोई चीज़ तो प्रॉपर अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर आप ले लेते हैं, कोई फल ही खा लें या सब्ज़ी भी कि सैलेड फॉर्म में ले लें या कुछ भी है, तो उसको हाई कैलोरी फॉर्म में ना लेते हुए उसको आप लो कैलोरी के साथ साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट का प्रॉपर रेशियो लेकर के अपना डाइट लें और डेफिनेटली घर की चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें। अगर बाहर से स्नैक्स ले रहे हैं तो मैं उनको बोलूँगी कि प्लीज़ उसका न्यूट्रिशन लेवल देखें कि क्या है उसमें, अगर उसमें किस तरह के ट्रांस फैट है तो उसको उन चीज़ों का अवॉइड करें। आपके हिसाब से पोषण माह सिर्फ एक कैंपेन है या इसका सामाजिक परिवर्तन से भी कुछ गहरा संबंध है? कैंपेन तो है डेफिनेटली, क्योंकि पोषण माह पहले जो चलता था ये सितंबर पहले एक वीक चलता था, न्यूट्रिशन वीक, आज से 8-10 साल पहले। अब बिल्कुल सप्ताह के रूप में बात होती थी, तो अब ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसे पूरा ही पोषण माह के रूप में उसे घोषणा की है। तो डेफिनेटली हम पूरा महीना उसमें काम करते हैं। तो वो एक कैंपेन के रूप में ही उसको हम आगे ले जाएं तो डेफिनेटली वो एक शक्तिशाली एक समाज की
अपना बिल्कुल मददगार सामाजिक हो परिवर्तन सकता है। होगा, डेफिनेटली होगा जी, कि जी, आज जी। नहीं तो 1 नहीं तो 5 साल बाद अवश्य रूप से होगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन एजुकेशन दिया तो अभी काफ़ी लोग एजुकेट होते अब देखिए कई लोग अपना डाइट अपना चेंज कर रहे हैं और डेफिनेटली वो अपने भारतीय पारंपरिक भोजन की तरफ आ रहे हैं। बाहर के स्विगी फूड जितने भी हैं बाहर के भी ऑनलाइन फूड्स को अवॉइड करके घर की बनी चीज़ें खा रहे हैं, साथ ही साथ व्यायाम भी कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कई लोग अब सैर भी करने लगे हैं, व्यायाम भी करने लगे, क्योंकि सब अब डर गए हैं कोविड के बाद। तो डेफिनेटली कोविड के बाद अपना इम्यूनिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है आगे अभी, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन से भी बचना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट अपने और इन्फ्लेमेशन को दूर करना है। तो आपको एक बैलेंस डाइट के रूप में आप डेफिनेटली इसको दूर कर सकते हैं। आप रश्मि जी अपनी तरफ से कुछ खास हमारे श्रोताओं के लिए संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि डेफिनेटली अगर आपको एक गुड हेल्थ मेंटेन करना है तो 4 स्तंभों को आपको लागू करना है। प्रॉपर बैलेंस डाइट, प्रॉपर हाइड्रेशन और आधे 1 घंटे का आप व्यायाम ज़रूर करें, भरी 30 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालें, योग करें और प्रॉपर स्लीप, सोना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य रूप से लें, गहरी नींद लें, क्योंकि आपके बॉडी का कॉर्टिसोल हार्मोन अगर बढ़ा तो डेफिनेटली कई चीज़ें आपके नुकसान कर सकती है और एक अच्छी लाइफ जिए डेफिनेटली। और स्कूली बच्चों के लिए खासकर वही अगर पेरेंट्स भी ध्यान दें और सब अपना योगदान देंगे, हर पेरेंट अगर बच्चे ही आने वाला भविष्य है तो इन बच्चों को ही को सेव करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उनके ही अभी से अच्छा हेल्थ के उनके उन पर ध्यान दें, उनको बच्चों को क्या खिलाना है इस पर ज़रूर देखें और वो क्या खा रहे हैं ये भी ध्यान दें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे मेहमान, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव ने दी। श्रोताओं, पोषण पखवाड़ा सिर्फ जागरूकता अभियान से कहीं ज़्यादा है, बल्कि एक स्वस्थ मजबूत सीढ़ी की दिशा में एक साहसिक कदम है। लेकिन असली बदलाव आपसे शुरू होता है, चाहे वह स्वस्थ खाने की आदतें अपनाना हो, अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करना हो या ये सुनिश्चित करना हो कि हर पात्र लाभार्थी पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हो। हर काम मायने रखता है। इस पोषण पखवाड़ा पर आइए समाधान का हिस्सा बनने का संकल्प लें, क्योंकि एक पोषित भारत ही मजबूत भारत है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। सुर्खियों में